मिसेस मैलर्ड को दिल का आर्जा है ये जानते हुए उन्हें उनके शौहर की मौत की खबर सुनाने में बहुत एहतियात से काम लिया गया। मिसेस मैलर्ड की बहन जोसेफिन ने टूटे फूटे अल्फाज में उन्हें बताया कि मिस्टर मैलर्ड रेल के हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। उनके शौहर का दोस्त रिचर्ड भी पास ही मौजूद था। वो उस वक्त भी अखबार के दफ्तर में मौजूद था जब रेलगाड़ी के हादसे की खबर मिली और ब्रेंटली मैलर्ड का नाम मर जाने वालों में सरे फहरिस्त था। इसके बाद रिचर्ड ने फौरन ही खबर की तस्दीक करके उजलत में ये दुख भरा पैगाम मिसेस मैलर्ड को सुनाया ताकि उससे पहले कोई गैर जिम्मेदार और बेवकूफ दोस्त उन्हें बेढंगेपन से ये खबर ना सुना दे। मिसेस मैलर्ड ने ये खबर दूसरी कम हिम्मत औरतों की तरह नहीं सुनी जो दुख और बेबसी की कैफियत में हकीकत मानने को तैयार ही नहीं होती। वो अचानक सब छोड़ छाड़ कर बहन के बाजुओं में रो पड़ी। जब गम का ये तूफान जरा थमा तो वो अकेली अपने कमरे में चली गई। उसने किसी को अपने पीछे नहीं आने दिया। वहाँ खुली हुई खिड़की के सामने एक आरामदेह बड़ी कुर्सी रखी हुई थी। वो उसमें धंस गई। उस जिस्मानी थकन के बोझ तले जिसने उसके जिस्म को कब्जे में ले रखा था और उसकी रूह तक पहुँच रही थी। उसने अपने घर के सहन में दरख्तों के सिरों को नई बहार में झूमते हुए देखा। बारिश का फरहत बख्श एहसास सांसों में महसूस हो रहा था। नीचे गली में फेरी वाला अपना सामान उठाए मौजूद था। दूर से किसी गाने वाले के गीत के बोल हल्के हल्के सुनाई दे रहे थे और छतों पर बेशुमार चिड़िया चहचहा रही थीं। मगरिब में उसकी खिड़की से ऊपर नीचे एक दूसरे पर धरे बादलों में से जा बजा नीला आसमान नजर आ रहा था। वो बेहिस्सो हरकत अपना सर कुर्सी की गद्दी से टिकाए बैठी थी, सिवाय उस लम्हे के जब अचानक कोई सिसकी उसके हलक तक पहुंचती और उसे हिला देती, जैसे कोई बच्चा रोते रोते सो जाए और ख्वाब में सिसकियां लेता रहे। वो जवान औरत थी जिसका चेहरा शफाफ और पुरसुकून था और उस पर पड़ी लकीरें सहे जाने वाले जब्र और किसी हद तक मजबूती का पता देती थीं। मगर अब उसकी आंखों में मंजर बुझा हुआ था। उसकी नजर दूर आसमान पर जमी हुई थी। वो नजर गौर फिक्र की नहीं थी बल्कि उसके खाली जहन की निशानदही कर रही थी। एक एहसास उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो क्या था वो खुद नहीं जानती थी, लेकिन वो खौफ के आलम में उसका इंतजार कर रही थी। वो धुंधला और लतीफ सा एहसास था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन उसने उसे आसमान से बाहर आते हुए हवा में रची बसी आवाजों, खुशबुओं, रंगों में से गुजरता हुआ महसूस किया। अब उसका सांस ऊपर नीचे हो रहा था। वो उस एहसास को पहचान रही थी जो उसको अपने कब्जे में लेने वाला था। वो अपने इरादे से उसे शिकस्त देने की कोशिश कर रही थी, इतनी कमजोरी से जितने कमजोर उसके दो सफेद नाजुक हाथ थे। जब उसने मज़ाहिमत तर्क करके खुद को उस एहसास के हवाले कर दिया तो उसके अध खुले होंठों से सरगोशी के अंदाज में एक छोटा सा लफ्ज बरामद हुआ। उसने मुंह ही मुंह में इस लफ्ज को कई बार दोहराया, आजाद आजाद आजाद। अब उसकी निगाहों का खालीपन और उसके बाद आने वाली खौफ की लहर उसकी आंखों से रुखसत हो चुकी थी। अब वो रोशन और पुरजोश थी। उसकी नब्ज तेज थी और बहता खून उसके पोर पोर को गर्म और पुरसुकून बना रहा था। उसने खुद से ये पूछा तक नहीं कि क्या ये कोई बड़ी मुसरत है या नहीं जिसने उसे जकड़ लिया है, क्योंकि एक वाज़े इदराक ने उसे इस गैर जरूरी सवाल पूछने से बाज रखा। वो जानती थी कि जब वो अपने बेहद मोहब्बत करने वाले शौहर को मौत की आगोश में बेहिस्सो हरकत और मुर्दा देखेगी तो दोबारा रो देगी। मगर उसने इस कड़वे लम्हे के उस पार उन बरसों की तवील कतार देखी जो अब सिर्फ उसके अपने होंगे। उसने उन्हें खुशामदीद कहने के लिए अपने बाजू फैला दिए। इन आने वाले बरसों में उसे किसी की खातिर जिंदा नहीं रहना होगा। वो अपने लिए जिएगी। कोई मजबूत इरादा उसके इरादे को नहीं मोड़ सकता। उस अंधी तकलीद के तहत जहाँ मर्द और औरतें ये समझते हैं कि उनको अपने जाती ख्यालात और पसंद और नापसंद अपने साथी पर लागू करने का हक है, आगही के इस मुख्तसर से लम्हे में उसने गौर किया तो उसे अपना ये अमल अच्छी या बुरी दोनों सूरतों में एक जुर्म महसूस हुआ। वो उससे मोहब्बत करती थी, कभी कभी और अक्सर नहीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। मोहब्बत जैसे गहरे राज की उस खुद मुख्तारी के हुसूल के सामने क्या अहमियत है जो उसकी जात की इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, आजाद रूह और आजाद जिस्म। उसने सरगोशी की। जोसेफिन बंद दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठी थी और चाबी के सुराख पर होंठ रखे
अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। लुइजे, दरवाजा खोलो, मेहरबानी करो, दरवाजा खोलो, तुम बीमार पड़ जाओगी, क्या कर रही हो? लुइजे, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। चली जाओ, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। नहीं, वो तो खुली खिड़की से जिंदगी का अमृत पी रही थी। वो तो ख्यालों में आने वाले दिनों के पीछे भाग रही थी, बाहर के दिन और गर्मियों के दिन और हर तरह के दिन जो सिर्फ उसके होंगे। उसके दिल से जिंदगी की तवालत की दुआ निकली। कल की बात है जब उसने अचानक कपकपाहट से सोचा था कि कहीं जिंदगी तवील ना हो जाए। वो उठ खड़ी हुई और अपनी बहन के पुकारने पर दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में एक बुखार ज़दा फतह थी और वो अपने आप को गैर इरादी तौर पर फतह की देवी समझ रही थी। उसने अपनी बहन का सहारा लिया और दोनों सीढ़ियां उतर गईं। रिचर्ड नीचे खड़ा इंतजार कर रहा था। कोई चाबी से सामने का दरवाजा खोल रहा था। ये ब्रेंटली मैलर्ड था जो चेहरे पर सफर के आसार लिए सामान और छतरी संभाले हुए दाखिल हुआ। वो हादसे के मुकाम से दूर होने की वजह से महफूज रहा था, बल्कि उसे किसी हादसे की खबर ही नहीं थी। वो घर में दाखिल हुआ तो रिचर्ड ने ब्रेंटली मैलर्ड को उसकी बीवी से छुपाने की कोशिश की और जोसेफिन ने उसे देखकर जोर से चीख मारी। अपनी आमद पर ये रद्देमल देखकर वो हैरान खड़ा था। डॉक्टरों ने बताया कि वो दिल का दौरा पड़ने से मर गई है। ऐसी खुशी जो मार देती है।